तो उसके बाद हम 2.15 क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू द रेस्ट मास m0 ऑफ ए पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c. दिस रिलेशन first arose as a consequence of special theory of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m naught divided by 1 minus v square raised to power 1 by 2. Guess where to put the missing c. तो इसमें क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि एक रिलेशन है मूविंग मास m और रेस्ट मास m नॉट के बीच में, जो कि रिलेट करता है वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी और वेलोसिटी ऑफ स्पीड के साथ। तो ये रिलेशन जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से आया था। तो एक लड़का जो है उसको ये रिलेशन याद था, लेकिन उसको रिलेशन थोड़ा सा भूल गया। उसको ये याद नहीं आ रहा था कि जो सी है, यानी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का सिंबल सी है, उसको फार्मूले में कहाँ पर लिखा जाए। तो वो लिखता है m इज़ इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 2। सी स्क्वायर का उसको याद नहीं, सी का उसको याद नहीं आ रहा कि सी कहाँ पर डाले। तो आप उसको बताइए कि सी कहाँ पर रखना चाहिए। तो आपको पता है कि m बाई एम नॉट को अगर हम दूसरी साइड ले जाएं, या चलो m को दूसरी साइड ले जाते हैं, m नॉट डिवाइडेड बाई m विल बी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 2। उसके फार्मूले के हिसाब से लेफ्ट साइड की डायमेंशनें क्या बन गई, 0, क्योंकि m मास और मास कैंसिल हो जाएंगे। तो डायमेंशनें m0 l0 t0। तो डायमेंशंस ऑन राइट साइड विल बी m0 l0 t0 ओनली इफ सी स्क्वायर इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ वी स्क्वायर, क्योंकि 1 की तो कोई डायमेंशनें होती नहीं हैं। तो अगर वी स्क्वायर के नीचे सी स्क्वायर हो, क्योंकि v जो है वो भी वेलोसिटी है और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी वो भी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के नीचे अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो डायमेंशनें 0 तभी बनेंगी। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो सी स्क्वायर है उसको पुट करना चाहिए कहाँ पर, वी स्क्वायर के नीचे। तो एग्जैक्ट फार्मूला जो बन जाना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 2। उसके बाद एक क्वेश्चन है 2.16, द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट टू द एटॉमिक स्केल इज नोन एज द एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाई ए एंगस्ट्रॉम। 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter. The size of the hydrogen is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atoms? हाइड्रोजन के एटम्स के एक मोल की हमने वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई के बदले 3.14, और इसका रेडियस कितना है, हाफ एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 तो मीटर क्यूब में। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 5.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 मीटर क्यूब आ जाता है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स, तो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 को 5.23 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर क्यूब हो गया। तो जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मीटर क्यूब आ जाता है। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम निकाल ली हाइड्रोजन एटम की, हाइड्रोजन एटम्स की, एक मोल हाइड्रोजन एटम्स की वॉल्यूम हमने कैलकुलेट की। उसके बाद 2.17, इसमें यह कहा गया कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ए मोल ऑफ हाइड्रोजन? टेक द साइज ऑफ हाइड्रोजन मोल टू बी अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। तो वाई इज दिस रेशो सो लार्ज? तो आपने क्या करना है कि एक मोल जो होती है आइडियल गैस, उसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रखा जाए तो वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है।
ठीक है, हाइड्रोजन की लेकिन मोलर फार्म में हो, मॉलिक्यूल्स की फार्म में हो। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम? हाइड्रोजन की मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम, एटम कितनी वॉल्यूम घेरते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के एटम कितनी वॉल्यूम घेरते हैं, वो हमने एटॉमिक वॉल्यूम निकालनी है। तो साइज जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का 1 एंगस्ट्रॉम ले लो, तो ये रेशो इतनी बड़ी क्यों होती है? तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस किसके बराबर हो जाएगा? 22.4 लीटर, which is equal to 22.4 into 10 raised to power minus 3 मीटर क्यूब। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा? हाफ एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7। तो आर के बदले जो हमने रेडियस निकाला था उसको पुट कर दो, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? हमने अभी निकाला था 1 मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम निकाली थी? 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30। तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 के साथ, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3.1548 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 विच इज़ रफली टेकन एज, जब हम इसकी राउंडिंग कर लेते हैं वी गेट इट इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 मीटर क्यूब। तो अब इसकी जो वॉल्यूम है जो आइडियल गैस की या जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस की मोलर वॉल्यूम जो है डिवाइडेड बाई एटॉमिक वॉल्यूम, वो किसके बराबर हो जाएगी? 22.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, वो हमने पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, आइडियल गैस की, तो डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के एटम्स की 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, ये बनता है 7 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो मतलब बहुत बड़ी वैल्यू बन गई, यानी ये हमारे पास बन गई 70,000 बन गई वैल्यू। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों होती है? दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन ऑफ गैस इज़ मच लार्जर दैन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि जो गैस बताई गई थी, तो गैस जो होती है उसके इंटर मॉलिक्यूलर जो सेपरेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। साइज़ मॉलिक्यूल्स का इतना बड़ा नहीं होता जितना कि सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो वाली सेपरेशन जो आइडियल गैस की वॉल्यूम हमें बताई गई थी वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जबकि हमने हाइड्रोजन के एटम्स की एक्चुअल में वॉल्यूम निकाली तो वो बहुत कम आ रही है। तो यही वजह रहती है क्योंकि उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है। Explain question number 2.18. Explain this common observation clearly. If you look out of the window of a fast moving train, the nearby trees, houses, etc. seem to be moving rapidly in the direction opposite to the train's motion, but the distant objects, hills, hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you. तो ऐसा क्यों होता है कि जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप किसी ट्रेन में या किसी गाड़ी में जा रहे हो तो आप देखते हो कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स बड़ी तेज़ी से मूव करते जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जिस साइड आप जा रहे हो उसके अपोजिट साइड में बड़ी तेज़ी से मूव करते जाते हैं। तो लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो लगभग हमें स्टेशनरी अपीयर होते हैं, जैसे मून है, कोई हिल का टॉप है, स्टार्स वगैरह हैं। तो जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एंगल बनाते हैं एट द आइज़ ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है जब हम मूव करते हैं तो वो जो एंगल बनाते हैं हमारी आइज़ के ऊपर, अगर हम सपोज कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट की, अगर हम एंगुलर देखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई और दूर वाले की कितनी हुई, नज़दीक वाले की बहुत ज़्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतनी ही कम होगी। इस वजह से हमें वो बिल्कुल उनकी वो तकरीबन स्टेशनरी लगते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द सन इज़ ए हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर
with its inner core at a temperature exceeding 10 raised to power 7 Kelvin and outer surface at a temperature of about 6000 Kelvin. At these high temperatures, no substance remains in solid or liquid phase. In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solids and liquids or gases. Check if your guess is correct from the following data. Mass of the sun is equal to 2 into 10 raised to power 30 kilogram. Radius of the sun is 7.0 into 10 raised to power 8 मीटर. तो सन जो है प्लाज्मा की फॉर्म में है, आयोनाइज्ड मैटर जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो 10 रेज़ टू पावर 7 केल्विन है, बाहर के सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 6000 केल्विन है. तो इस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ जो है वो सॉलिड लिक्विड फेज में नहीं रह सकती है. तो इन व्हाट रेंज डू यू एक्सपेक्ट द मास डेंसिटी हमने निकालनी है सन की कितनी होगी. तो इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और गैसेस, किस रेंज में होगी, सॉलिड्स की रेंज में, लिक्विड्स की या गैसेस की रेंज में. तो आपको दिया गया है सन का मास दिया गया है, सन का रेडियस दिया गया है. मास दिया, रेडियस दिया, वॉल्यूम किसके बराबर होगी 4/3 पाई आर क्यूब. तो जब आप इसका वॉल्यूम निकाल लेते हो 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27, डेंसिटी कितनी होगी 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 30, तो डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 27, क्योंकि मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो होती है वो डेंसिटी होती है. दैट कम्स इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो द डेंसिटी ऑफ सन इज इन द रेंज ऑफ डेंसिटीज ऑफ liquids, solids and not gases. Solids oblique liquids oblique solids and not gases. The high density arises due to inward gravitational attraction on the outer layers due to the inner layers of the sun. तो ये जो डेंसिटी आ रही है ना, सन की जो डेंसिटी आ रही है, ये सॉलिड लिक्विड की डेंसिटी की रेंज में आ रही है. तो लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा गया था कि इतने टेम्परेचर पर कोई चीज़ सॉलिड लिक्विड जो है फॉर्म में नहीं रह सकती है. इतना हाई टेम्परेचर होगा तो चीज़ जो है गैसेस फॉर्म में ही होगी. तो लेकिन हमारी डेंसिटी जो है सन की वो सॉलिड और लिक्विड की रेंज में कैसे आ रही है. इसकी वजह यह है क्योंकि जो सन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अंदर वाली जो लेयर्स हैं सन की वो बाहर वाली लेयर्स को बड़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड और लिक्विड की रेंज में आ जाती है. इस वजह से उसकी डेंसिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है. तो यही वजह रहती है कि जो सन की डेंसिटी है ज़्यादा होती है.